हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीएफ की क्लास 7 में साइंस का चैप्टर 17 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जितना भी 1 से लेकर 16 तक था उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं। अगर यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका जेसीईआरटी क्लास 7 साइंस को लेकर, तो आप लोग जाके वहाँ से सारा वीडियोज को वॉच कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, इसके बाद हमारा अभ्यास का प्रश्न उत्तर भी साथ ही में इसका आएगा। और उसका PDF को अगर चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और अच्छे से अपना कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते पर इसे महसूस कर सकते हैं। एक ओर जहाँ यह जीवन दायिनी है, वहीं दूसरी ओर कभी कभी यह विनाश के रूप ले लेता है। तो बिल्कुल उसके बाद से है कि 13 अक्टूबर 2014 को झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ तेज हवाएं चली और भारी वर्षा हुई थी। और नेक्स्ट है कि इससे जनजीवन प्रभावित हुआ था। देखिए, हवा कहीं के लिए हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ भी है। और जब मतलब हवा का रूप बड़ा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ से तूफान चलने लगता है, तो होता क्या है कि हम लोगों को जान माल की क्षति होने लगती है। हम लोगों का घर उर गिरने लगता है, फिर वृक्ष जहाँ तहाँ हम लोगों का जो है सो गिरने लगता है, यानी ये हम लोगों की क्षति का भी कारण बनता है। नेक्स्ट है समाचार मिला कि 8 अक्टूबर 2014 को हिंद महासागर में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान हुदहुद एक पक्षी का तो वो जो चक्रवात था, तूफान था, वो उसका नाम, तो उस चक्रवात का जो नाम था वो हुदहुद था। और अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली मतलब क्या है, वो चक्रवात भी है। ये भी याद रखना आप लोगों, जो धीरे धीरे अंडमान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होता हुआ बिहार, बंगाल एवं झारखंड की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन तूफान या चक्रवात होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इस पाठ में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे। तो वो जो चक्रवात उठा था, हर जगह वो चला गया था, उसका प्रभाव जो इफेक्ट था उसके सामने वाली जितना भी जगह था हर जगह गया था। चलिए, वायु दाब डालती है, कैसे दाब डालते हैं तो हम लोग एक क्रियाकलाप के समझते हैं। रबर का एक गुब्बारा लीजिए। एक रबर का हम लोग गुब्बारा लेते हैं, उसके बाद इसको मुंह में हम लोग फूंकते हैं। जैसे ही फूंकते हैं तो हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हवा भरने पर हवा के अणु गुब्बारा के भीतरी दबाव पर दबाव डालती है और गुब्बारा फूल जाता है। यानी क्या होता है कि वो जो हम लोग फूंक मारते हैं, वो फूंक जो है सो उसकी परत पर, यानी जो पहले वाला परत होता है उसमें मतलब जोर से उसमें धक्का मारता है। धक्का मारते मारते वो क्या करता है, दबाव डालते डालते वो फूल जाता है, यानी मतलब अपना रूप जो होता है वो अपना आकार में आ जाता है इस तरीके से। इसी प्रकार जब आप भी फुटबॉल में हवा भरते हैं तो यह फूल जाता है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसके ट्यूब में हवा भरना पड़ता है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल में को ट्यूब में अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकता है। ट्यूब के भीतर क्या क्या करती है, अधिक होने पर ट्यूब क्यों फट जाता है। चलिए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हवा के दबाव, इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कितना तेज़ से चलता है, इस सब के बारे में क्या प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, जिससे यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है कि लगभग 2 समान माप के गुब्बारे लीजिए। सबसे पहले 2 गुब्बारा जो हमारा एक समान हम लोग फुला लेंगे दोनों को। और नेक्स्ट है कि दोनों गुब्बारों को थोड़ा थोड़ा पानी भर दीजिए, उसमें पानी हल्का सा भर देना है। फिर से दोनों गुब्बारे को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे बांधा गया है, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बांध देते हैं। अब उसके बाद दोनों गुब्बारों की किसी डंडे से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। इसको एक डिस्टेंस पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग डिस्टेंस पर आप लोग दूरी पर उसको चिपका देना है। अब दोनों गुब्बारे के बीच का स्थान में फूंक मारिए। जैसे ही आप मारेंगे यहाँ पे बीच में फूंक, तो क्या होता है उसके आगे आप देखते हैं कि जब आप गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव है जब गुब्बारों के बीच स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। उन दोनों के बीच में जो था डिस्टेंस, वहाँ पे दाब क्या होता है कि हवा का जो वायु का दाब होता है वो घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जो बैलून लगा हुआ रहता है दोनों तरफ से, वो क्या करता है, अपने आप को टकराने से प्रयास, माने दूर जाने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से इसका दबाव वास्तव में कम हो जाता है। यानी क्या होता है कि अगर यदि तेज गति से, मतलब जैसे
हवा बढ़ने लगता है तो उसका जो दबाव हो जाता है, वो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और इन्हीं गतिशील वायु को हम लोग पवन भी कहते हैं। ठीक, क्या आप जानते हैं कि पवन कैसे बनती है या वर्षा लाती है, और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो सकती है? चलिए, उसके बाद है पवन हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायुदाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। परंतु हमारे आसपास के क्षेत्रों में वायुदाब में अंतर कैसे उत्पन्न होती है? यानी होता क्या है कि जहाँ पे दाब कम होगा उधर की ओर कम जाएगा, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रहेगा दाब वहाँ पे ज़्यादा हवा अंतर चला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। चलिए, सब क्रियाकलाप आप लोग कर सकते हैं घर में। यहाँ 3 तरीके से लिया हुआ है। ठीक, एक सामान्य जल नॉर्मल, और थोड़ा सा गर्म करके, और एक जो है सो ठंडा पानी में रखा हुआ है। तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पे, चलिए इसके आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। वही गुब्बारा प्रणाली को ठंडे जल में रखने पर क्यों पिचक जाता है? परीक्षणों की मदद से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्म करने पर वायु फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है, तथा ठंडी होने पर वायु सिकड़ती है। यानी जो वहाँ के अंदर हवा होता है वो क्या होता है, अगर यदि गर्म करेंगे तो फैलते जाएगा, लेकिन यहीं पे हम लोग ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे सिकड़ते जाएगा। और देखिए सिकड़ते सिकड़ते बर्फ का भी कभी कभी रूप ले लेता है। उसके बाद आइए गर्म वायु के बारे में और अधिक जानने का, चलिए नेक्स्ट हमारा क्रियाकलाप 4 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, समान माप के कागज की 2 खाली थैली लीजिए। दोनों थैलियों को लकड़ी के छड़ी के दोनों किनारों से लटका दीजिए। ये ध्यान रहे कि कागज की थैलियाँ का मुंह नीचे की ओर रहे, उसका थोथना जो है सो नीचे की तरफ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि लकड़ी के मध्य भाग में धागा बांधकर उसे तराजू की तरह पकड़िए। अब चित्र के अनुसार जलती मोमबत्ती को रखिए। चलिए यहाँ पे इस तरीके से 2 पॉलीथीन के रख दिया है पानी भर के, और नीचे से यहाँ पे क्या रख दिया है, तो ये मोमबत्ती जला दी गई है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं आप लोग यहाँ पे कि ऊपर उड़ती हुई गर्म वायु, यानी ये जो यहाँ से हम लोग ये धीरे धीरे जैसे भाप के रूप में लिया तो ये ऊपर की ओर उठने लगा। उसके बाद गर्म की जाने वाली थैली ऊपर की ओर जाने लगती है तथा दूसरी थैली नीचे की ओर आने लगती है। यानी जब जैसे ही हम लोग समान भाग में उसको रखेंगे तो जो हमारा गर्म का भाग है वो उधर की ओर उठने लगेगा, और जो ठंडी भाग है वो इधर की ओर झुकने लगेगा। जिससे हम लोग तराजू में सामान को तोलते हैं तो जिधर ज़्यादा वजन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या कि जो हम गर्म कर रहे हैं वो उसका जो आवाज़ है, उसका जो द्रव्यमान है वो घटते जा रहा है। ठीक, और मतलब जो पहले वाला था, नहीं कुछ पहले वाला जो था, जो आपका ठंडा वाटर था, उसमें क्या हो रहा था कि नीचे आ रहा था। यानी यहाँ से पता चलता है कि गर्म पानी का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है, और ठंडा पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। यहाँ से भी ये सेंस निकलता है। चलिए, इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वह थैली के ऊपर की ओर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगाड़ना यह बताता है कि गर्म या ठंडी वायु से हल्की होती है? तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उस स्थान के आसपास क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान पर जाने लगती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित होती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्रिया देखा, तो वैसे कहीं कहीं प्रकृति में भी ऐसा घटना होता है। ठीक, तो वहाँ पे होता है कि वायुदाब जो प्रेशर है वो कम हो जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट का, और जो परिणाम उसका जो आसपास का क्षेत्र है वो ठंडा हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन धाराएं जो होता है किसी कारण असमान रूप से गर्म होने के कारण ये उठता है। आइए अब कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनके प्रेरण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। ये स्थितियां हैं। ठीक, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि भूमध्य के आसपास के क्षेत्रों की सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट
वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गति करती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है सो पृथ्वी पर क्या है, ये रेखा दिया गया है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे तापन का जो प्रवाह है कुछ अलग अलग है। यहाँ पे कुछ अलग है, इस जगह पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक, नेक्स्ट है कि ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। यानी जो अक्षांश 60 डिग्री होता है, पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। 60 डिग्री से ज़्यादा जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है, अधिक ठंडा होता है वायु। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है और वहाँ पे होता क्या है कि गर्म वायु जो है सो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। और होता क्या है कि उसका घनत्व अगर यदि ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे फिर गर्म जिसका कम मतलब होगा घनत्व, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसी को ओर बढ़ने लगता है। ठीक, इस प्रकार वायु के प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम समझते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के समान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पवन के प्रवाह का जो दिशा है वो क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में या फिर दक्षिण से उत्तर किसके कारण होता है, तो यह इसी अक्षांश रेखा के कारण। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।